अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हमने जो डिस्कस करना है वो एफबीआर के जुर्माने के ऊपर बात करनी है कि जो आजकल नोटिसेज आ रहे हैं। तो जब आप विद इन टाइम अपनी जमा नहीं कराते रिटर्न, तो उसमें आपको दो किस्म के नोटिसेज आते हैं। एक 114 सबसेक्शन 4 का आता है कि आप भी अपना रिप्लाई में जाके अपने उसकी रिटर्न जो है वो जमा कराएं, और दूसरा जो होता है वो आपके पास 182 सेक्शन के तहत कुछ जुर्माने हैं, पेनल्टीज हैं, और इसका जो आगे डिटेल है वो हम देखेंगे। तो इस हिसाब से हमने इसको चलाना होता है। तो सबसे पहले हमारा ये है कि पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। सेक्शन 182 जो है ये एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है, और इसके अंदर सारी जितनी भी ऑफेंसेस हैं वो सारे डील किए हुए हैं। तो हमने आज जो है वो इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट के रिलेटेड जो होगा उसके मुताबिक हमने देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने ये देखना है कि ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अमेंडेड अप टू 2020 है, ऑर्डिनेंस 2001 का, इसकी जो जून तक जो हमारे पास अमेंडेड वर्जन है उसमें जो ऑर्डिनेंस के अंदर जो पार्ट एक्स है, 10th पार्ट है, उसके अंदर जाके ये हमारा जो है वो सेक्शन 182 जो है मौजूद है। उसके बाद हमने जो अभी देखनी है वो बात ये देखनी है कि इसके अंदर 182 सेक्शन में जो आप जब 114 के तहत जमा नहीं कराते रिटर्न, और सेक्शन 118 के तहत जो आपकी जो डेट्स हैं उनको आप फॉलो नहीं करते, तो उस सूरत में आपके पास जो है वो ओवरऑल क्या पोजीशन बनती है ये हमने देखना होता है। तो अभी आप देखिए कि इसमें एक बात ये भी लिखी हुई है कि ये सब सेक्शन 1 की हम बात कर रहे हैं, और 182 सेक्शन। अच्छा, अब सेक्शन 182 हमें ये बताता है कि वेयर एनी पर्सन fails to furnish a return of income as required under section 114 within the due date। अब इसमें एक बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे पर्सन से मुराद जो है वो 3 लोग होते हैं। कंपनी भी इससे मुराद होती है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिनके फर्म जो होती है, ये हम अपने जो बेसिक डेफिनेशंस वाले लेक्चर्स हैं उनमें बहुत पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो एक इंडिविजुअल है वो भी एक पर्सन होता है। तो आपके पास पर्सन से मुराद यहाँ पे ऑल 3 टाइप्स ऑफ पर्सन होंगी, जो कि इसमें पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो अगली बात इसमें लिखी हुई है वो ये है कि आपने इसमें ये देखना है कि अगर आपके पास कोई टैक्स पेएबल बन रहा है सॉरी, तो उस सूरत में 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि जितना आप ड्यू डेट से लेट करेंगे उतना पर डे के हिसाब से आपको 0.1% ऑफ द टैक्स पेएबल जो है, अगर आपका कोई टैक्स पेएबल बनता है तो फिर उस सूरत में होगा। और ये जो है ये 40,000 रुपए से या 40,000 से कम होना होगा तो तब जाके होगा। और दूसरा इसमें ये भी है कि 50% ऑफ टैक्स पेएबल या तो आपका हो, यानी कि इसमें मैक्सिमम 50% ऑफ टैक्स पेएबल तक लायबिलिटी आपकी 0.1% वाली जो है वो जा सकती है। और फिर दूसरी बात जो इसमें बताई गई है वो ये है कि अगर आपके पास जो है वो 40,000 से ये कम बनेगा तब 50% वाली अप्लाई होगी। दूसरा इसमें ये होगा कि एक और जो ये ब्लू मैंने इसमें किया कि नो टैक्स पेएबल फॉर द टैक्स ईयर। अगर किसी आदमी का टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं तो उसका 0.1% तो नहीं आ सकता, फिर उस सूरत में 40,000 रुपये की जो है वो पेनल्टी लगेगी। तो एक तो ये इसमें जो है वो आपने देखना है। अच्छा, एक और जो बात है कि वो अब 2020 के अंदर जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए ये एग्जेम्पशन है कि यहाँ से वो अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए अलग से उन्होंने बनाया हुआ है कि सैलरीड पर्सन जो होते हैं, ज़रा कि एक इंडिविजुअल जो है वो नॉन सैलरीड भी होता है और सैलरीड भी होता है। पर्सनस तो खैर इंडिविजुअल है, एओपी हैं और वो कंपनी वाले हैं। तो हमारे पास जो है वो इसमें जो सैलरीड पर्सन है इसके अंदर आगे इनके लिए अलग से पेनल्टी डिफाइन की गई है जो कि कम है, क्योंकि इनका अक्सर जो है वो डिडक्टेड एट सोर्स होता है टैक्स, और इस वजह से इनकी कोई ज़्यादा लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं करती जो कि बेसिकली टैक्स लायबिलिटी जनरेट हो और वो इन्होंने पे करनी हो। इनका क्योंकि डिडक्टेड एट सोर्स नॉर्मली जो है वो टैक्स होता है, और इस वजह से इनको इतना ज़्यादा जो है वो जुर्माना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट के एक्सचेकर में ऑलरेडी इनकी जो टैक्स पेमेंट है वो पहुंच चुकी है, सिर्फ जस्ट रिटर्न करनी होती है।
तो ये यहाँ तक एक बात और भी वाज़ेह हो चलेगी कि इस बात को ज़हन में रखिए कि ये सैलरीड पर्सन अक्सर ये समझते हैं कि ये हम टैक्स जमा करा क्योंकि हमारा कट रहा है टैक्स तो हम डिडक्ट हो रहा है तो हमें टैक्स रिटर्न करने की जरूरत। जिस बंदे का टैक्स डिडक्शन हो रही है उसको लाजमन ये भी है कि उसमें जमा कराना ज़रूरी था। इस पर हम खैर बाद में बात एक और लेक्चर में पहले कर भी चुके हैं और बाद में फिर डिस्कस करेंगे कि ये जो है किस बंदे पर जो है वो रिटर्न लाजमी है। तो ऐसा बंदा जिसकी सैलरी उस लिमिट तक जाती है और वो उस लिमिट को क्रॉस करती है जो लॉ में दी हुई है, तो लाजमी सी बात है कि उसके ऊपर टैक्स जो है वो लागू होता है। तो बहरहाल सैलरी बंदा जो होगा, सैलरीड पर्सन होगा, उसका ये डेफिनेशन इस दफ़ा ये भी है कि अगर टोटल इनकम जो उसकी आ रही है उस इनकम में से 75% या उससे ज़्यादा वो अगर सैलरी से उसका सोर्स आ रहा है तो वो एक सैलरीड पर्सन है। अब जो सैलरीड पर्सन है उसके लिए उन्होंने ये डिफाइन किया है कि अगर उसकी 5 मिलियन से कम है सैलरी तो फिर 5,000 रुपये जो है उसकी मिनिमम पेनल्टी होगी। ये उन्होंने डिफाइन किया क्योंकि इसका पेएबल टैक्स नहीं होता अगेन, तो 40,000 की बजाय इनको 5,000 जो है वो किया गया। इसी तरह से एक और जो हमने बात करनी है वो ये है कि एक तो आपका 114 था और दूसरा आपने ज़ाहिर है कि दो फॉर्म जो है वो जमा कराने थे। एक 116 जो है जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है या रिकन्सिलिएशन है उसको भी आपने डिफाइन करना था। तो वेल्थ रिकन्सिलिएशन न कराने का या वेल्थ स्टेटमेंट जमा न कराने का अलहदा से आपको पेनल्टी है, वो सेक्शन 182 1AA के तहत जो है वो अब 2020 के अंदर इसमें आ चुकी है। हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि अगर एक बंदा ज़्यादा जो आदमी उसमें 114 की स्टेटमेंट नहीं करा रहा या अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करा रहा, वो वेल्थ भी नहीं कराएगा, वेल्थ के बगैर इनकम टैक्स भी नहीं जमा होता, रिटर्न नहीं जमा होती। तो ये दोनों जो है वो आपस में अटैच्ड हैं, अभी कर दी गई हैं, वरना ये अलग-अलग इनको समझा देखा जाता था और लॉ अभी भी इसको देखता अलग अलग है। अगर आप एक वेल्थ स्टेटमेंट करते हैं नहीं करते तो उस सूरत में क्या पोजीशन बनेगी। तो उस सूरत में उन्होंने बताया जी कि 0.1% ऑफ टैक्स पेएबल सॉरी टैक्सेबल इनकम, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी की बात नहीं है, टैक्सेबल इनकम की बात है और पर वीक जो है वो उसको वो होगा जितना भी वो डिफॉल्ट करेगा, या फिर 100,000 रुपीज़ जो है ये इन दोनों में से जो हायर रकम होगी वो आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये 182 सबसेक्शन 1AA जो है ये डील करता है वेल्थ स्टेटमेंट को। तो 182 सेक्शन ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है पेनल्टीज का और ऑफेंसेस का कि कौन से सेक्शन के ऑफेंस होंगे और किसके अगेंस्ट वो होगा। तो ये हमारा जो है वो प्रॉपर इसके अंदर जो है वो आ गया वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से। फिर इसी तरह से एक और जो सेक्शन है बड़ा इम्पोर्टेंट वो है 182A ATL सरचार्ज। अब ये सेक्शन 182A जो है इसमें भी उन्होंने डिफाइन किया है कि आपका अगर आप विद इन ड्यू डेट रिटर्न जमा नहीं कराएंगे तो आपको एक और नुकसान भी होगा और वो नुकसान ये होगा कि आपको जो फाइलर का स्टेटस है जो कि नॉन फाइलर के स्टेटस से डिफरेंस होता है और एक तो आपने डिफॉल्ट किया आपको फाइन होगा और दूसरा जो है वो उसमें जो नॉन फाइलर है उसके तौर पर आपको टैक्सेस में जो आपको छूट मिली हुई थी, जो फैसिलिटीज़ मिली हुई थी वो नहीं मिलेंगी। तो उस सूरत में फिर आपको दोबारा जो फाइलर्स की जो ATL यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है उसमें आने के लिए अलावा उस जुर्माने के जो कि आपके ऊपर होगा उसको जो है वो अलग डिफाइन किया गया और वो आपने कंपनी की सूरत में आपने देना है 20,000 और अगर आपका AOP है फर्म है तो फिर उस सूरत में ये होगा 10,000 रुपीज़ और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो फिर 1,000। ये याद रहे कि ये वो जुर्माना नहीं है, लोग इसको भी अक्सर मिक्स कर देते हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अब आखिर में एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने 182 सेक्शन और सब सेक्शन 2 के तहत आजकल लोगों को नोटिस आ रहे हैं तो उन नोटिस को जो है वो आपने विड्रॉ करवाना है, नहीं तो अगर वो स्टैंड कर रहे तो फिर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।